हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग अकेडमी। माय नेम इज जीवन कुमार। तो आप मेरे साथ कर रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास, की मजदूर वर्ग का आंदोलन। अब नाउ वी ऑलमोस्ट हैव लाइक कवर द एंटायर मॉडर्न हिस्ट्री, हमने सभी कुछ कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब इसमें से हमारे कुछ एक टॉपिक बचते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन भी होती रहेंगी, है ना। इन्हीं टॉपिक्स में जो मेजर मेजर हमारे टॉपिक थे टिल 1947 इंडिपेंडेंट इंडिया तक हमने वो कवर कर लिया। अब हमारे टॉपिक रहेंगे वर्किंग क्लास का मूवमेंट, आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होगी जो कि नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, कुछ एक कमीशंस हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी एजुकेशन के रिगार्डिंग काम किया गया, पॉलिसीज लाई, एक्ट लाए, वो सभी एक्ट हम पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारा जो एक प्रेस का डेवलपमेंट ऑफ द प्रेस, तो हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि बहुत बार आप देखते हो कि भारत में जब आपके न्यूज़पेपर एज अ प्रिंटिंग प्रेस की जो विकास होता है, उसके साथ साथ ही आप इन लेटर ऑन लेटर पीरियड में देखते हो कि आपकी जो प्रेस है उसका भी विकास होता है, न्यूज़पेपर का, समाचार पत्रों का। तो किन तरह से उन्होंने, अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये होता है ना कि आपने इसमें कैसे नेशनल अवेकिंग में जो है इसका योगदान रहता है, बट वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मेजर आपके कब डेवलप हुए, गवर्नमेंट ने उनको कब करने के लिए कौन कौन से एक्ट लगाए, एंड देन ऑल द डेवलपमेंट दैट हैपन थ्रू आउट द पीरियड, है ना, वो सब रहने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज द वर्किंग क्लास मूवमेंट। अब देखिए वर्किंग क्लास मूवमेंट की तरफ अगर हम चलेंगे ना, तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो इंडस्ट्रियल भारत की स्थिति थी, तो उस समय देखिए हम बोलते हैं ना कि भारत में वर्किंग क्लास यहाँ पे आता है आपका, कि जिनमें हम पढ़ेंगे ना कि कौन कौन से लोग हैं और किन्होंने ये ट्रेड यूनियन वगैरह और मजदूरों की बात सामने रखने के लिए ट्रेड यूनियन की स्थापना करी, एंड कहाँ से कब तक ये जो है आपका मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो देखिए भारत की अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं ऑन अ वेस्टर्न लाइन, सो इट वाज नॉट डेवलप्ड, है ना। आपकी देखते हैं हम पढ़ते हैं कि अर्ली 20th सेंचुरी तक देयर इज एंड इवन मोस्ट जो आपकी सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज है वो आपको देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे। इवन ऑन अ मॉडर्न लाइन आपकी जो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, दैट इज ऑल्सो आपके जो 1850 के बाद आपको देखने को मिलती है भारत में, जो कि डेवलप होती है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन अ मॉडर्न लाइन। हम मॉडर्न लाइन की बात करें जहाँ पे हैवी मशीनरी वगैरह का यूज किया जा रहा है, जैसे ऑन पार विद यूरोपियन, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर की हम बात करते हैं वो तो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया, है ना। इंडिया को केवल एक रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट करने वाली जो थी वो कंट्री बन करके रह गई थी। देयर वाज नो सच डेवलपमेंट, वहाँ से केवल आप रॉ मटेरियल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसको लंदन में जा करके क्या कर रहे हो, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, लंदन में आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, देन उसको भारतीय बाजारों में बेचा जा रहा है। तो बहुत लिटिल स्कोप था विदाउट गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट देखिए ना, अभी भी हम बात करते हैं कि अगर सरकार आपको सहयोग नहीं देगी तो यू विल नॉट बेसिकली बिल्ड एन इंडस्ट्री डेवलपमेंट, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। सो यू नीड द सपोर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, एंड उस दौरान है नहीं। तो लेटर आपका जो पीरियड है 20th सेंचुरी जहां पर हमने पढ़ा, उस दौरान भी हमने पढ़ा था कि 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में क्या होती है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर भारत में एक अपॉर्चुनिटी निकल करके आती है जहां पर आपकी बहुत सारी इन द फर्स्ट बेसिकली डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी आप देखते हो कि बहुत सारी स्टील इंडस्ट्री होगी, आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, एंड और भी तरह की इंडस्ट्री डेवलप होती है, बिकॉज यूरोप जो था वो था आपका दैट वाज इंगल्फ थे ना वॉर, ठीक है, वहां पे तो वॉर है। अब वॉर में है तो जो इधर ये मौका जो है भारत की तरफ आता है कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करें, एंड देन जो डिमांड है वहां पे उस चीज को वो कंप्लीट कर सके, जो शॉर्टेज हुई थी डिमांड्स की। तो कहीं ना कहीं वॉर जो है भारत में कहीं ना कहीं आपका लिटिल बिट ऑफ अ डेवलपमेंट लेकर के आती है, एंड ऑल दिस थिंग्स जो है दैट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहीं पे पढ़ते हैं ना कि अब जो कंट्री विच इज बेसिकली रूल्ड बाय द फॉरेन पावर, जिनका भारत के साथ कोई लेना देना नहीं है, उस लेवल का जहां पे मेजरली दे आर बेसिकली वर्किंग हियर एज एन कॉलोनियल पावर, भारत में वो एक कॉलोनियल पावर की तरह काम कर रहे हैं ना। तो अब ऐसी फॉरेन शक्ति से आप कैसे मतलब एक्सपेक्ट करते हो कि वो मजदूरों के प्रति कुछ उनकी सहानुभूति होगी। मान लीजिए अगर कोई इंडियन भी कंपनी लगाता है तो ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट, कि वर्किंग आवर फिक्स नहीं होंगे, वेजेस आपके फिक्स नहीं होंगे, एंड सो मेनी थिंग्स। जैसे आज मिलता है ना, अगर आप कंपनी में काम करते हो तो यू हैव अ फिक्स्ड वर्किंग आवर, आपको हॉलीडेज भी होंगे, आपको इंश्योरेंस मिलते हैं वेरियस तरह के, आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, आपको अदर फैसिलिटीज मिलती है। तो उस जमाने की अगर हम बात करें तो ऑल दिस थिंग्स वर नॉट ऑब्लाइज्ड। अगर इवन इंडियन भी कोई सेटअप कर रहा है कंपनी, अगर कहीं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर वो सेटअप कर लेता है, तो उसकी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी टुवर्ड्स द वर्कर्स। तो इसी चीज में अकाउंटेबिलिटी लाने में, रेगुलेशन लाने के लिए बेसिकली जो वर्किंग क्लास मूवमेंट जो है आपका खड़ा होता है, एंड कौन कौन से लोग जो हैं यहाँ पर अपना सहयोग देते हैं, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड मेजर आपके जो मूवमेंट रहने वाले हैं ऑल्सो विल बी स्टडिंग दैट। तो ये था हमारा आज का, ठीक है, टॉपिक। तो हमने बैकग्राउंड तो पढ़ लिया, अब देखिए हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट
पर्सनैलिटीज और उनका कंट्रीब्यूशन। तो पहले आते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपने पढ़ लेना। देखिए फिर से आपकी ना ये काइंड ऑफ रिवीजन, आपकी रिवीजन हो रही है। रिवीजन कैसे कि बीजी तिलक को हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं ना चैप्टर। ही वाज अ एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं जिन्होंने भारतीय नेशनल मूवमेंट को क्या करा, शेप करने में बहुत बड़ी जिनकी भूमिका रही है। एक्टिव फ्रॉम 1905 को अगर 1905 क्या, इवन दो 1891 में भी देखेंगे ही इज एक्टिव सिंस 1890, ठीक है, 1890 के दशक से ही एक्टिव इन इंडियन पॉलिटिक्स टिल ही डाइड। अब आपने ये भी याद रखना है कि इनकी डेथ कब होती है, 1920 में। ही डाइड इन 1920। तब तक के दौरान इनका जितना भी कंट्रीब्यूशन है दैट इज इमेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। मॉडरेट नहीं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं जिन्होंने क्या करा कि देखिए अगर हमें अपने राष्ट्रीय मूवमेंट को शेप करना है तो वी नीड टू बी मोर असर्टिव। हमें असर्टिव होने की जरूरत है, हमें अपनी बात जो है वो रखनी आनी चाहिए। वी नीड टू टेक द वे ऑफ अ प्रोटेस्ट वगैरह, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी। पेटिशन प्रेयर से कुछ भी नहीं होने वाला है। पेटिशन प्रेयर्स एंड बेसिकली लिविंग विद इन द और ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड ऑब्जेक्टिंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो कि क्या किसकी पॉलिसी थी, मॉडरेट्स की। तो यहां से आपको बाहर निकल करके काम करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि देखिए मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे फिर से आपको बाद में ना बैकग्राउंड बताता चला जाऊंगा तिलक के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक एक नेशनलिस्ट है, रेडिकल नेशनलिस्ट है, बस द सोशल कंजर्वेटिव, जहां पर इन्होंने, ठीक है, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द सर विंस्टन चिरोल, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय द महात्मा गांधी, ये इनको जो है वो टाइटल दिए गए हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने इन्हें मेकर ऑफ इंडिया का दिया एंड द सर विंस्टन चिरोल जो है आपके फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहते हैं। अब इसके पीछे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। देखिए जो आपके सर विंस्टन चरोल है, पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि तिलक जो है हमने पहले ही ऑलरेडी कवर कर चुके। 1908 में एक आर्टिकल लिखते हैं, इनके दो न्यूज़पेपर हैं, सबको ही पता है क्या है आपका, केसरी एंड मरहतास भी बोलते हैं इसको, या मराठास भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो था आपका, ये था आपका मराठी लैंग्वेज में और दिस वन वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज में। ये तो चलो आपकी रिवीजन हो गई, आपको पता ही है, यहाँ पे हम ऑलरेडी इन चीजों को कवर कर चुके हैं। 1908 में क्या होता है कि उस दौरान आपका हम पढ़ रहे थे 1905 से लेकर के हमने कवर करा है 1915 तक आपका रेवोल्यूशनरी फेस, जो फर्स्ट फेस है। अब इस फर्स्ट फेस ऑफ द रेवोल्यूशनरी फेस में क्या होता है, पहले फेस में हम देखते हैं कि जो आपके बीजी तिलक हैं, यहीं पर एक केस हुआ था, मुजफ्फरनगर कॉन्स्पिरेसी केस, जहां पर क्या हुआ था, आपके वहां के मुजफ्फरनगर के जो जज थे किंग्सफोर्ड, उनको मारने का प्लान बनाया गया था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा काफी मतलब एक मैन हंट चलाया गया जहां पे उनको एक्सिक्यूट किया गया बाद में। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा कि इनके सपोर्ट में अपने इनका जो प्रकाशन था, यहाँ पर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और जहां पर उन्होंने क्या करा, बेसिकली ही ब्लेम द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को ब्लेम करा कि दीज आर नॉट द रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, ये आतंकवादी नहीं है बल्कि दे आर बेसिकली अ पैट्रियोट हु इज फाइटिंग फॉर देयर कंट्री, है ना। और अगर आप चाहते हो कि ये सिचुएशन ना बने तो जस्ट चेंज योर पॉलिसी, अपनी नीतियों में बदलाव लाइए आप। इन्होंने ये डिमांड रखी थी, इन्होंने ये बात कही थी अपने आर्टिकल में। अब इस आर्टिकल के पब्लिकेशन के तौर पर 1908 में ही वाज इम्प्रिजन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो केस रिप्रेजेंट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द मोहम्मद अली जिन्ना, आपने ये भी याद रख लेना है, ठीक है। जब इनके ऊपर केस चला था तो यहाँ पर इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। तो बेसिकली ही वाज इम्प्रिजन एट दैट टाइम और ही वाज सेंट टू 6 ईयर इन जेल। तो 6 साल के लिए इनको जेल भेज दिया गया था, कहां पर, मांडले जेल में। प्लीज नोट डाउन ना, ये आपकी रिवीजन हो रही है और इस इंफॉर्मेशन को आपने याद रखना है कि 6 साल की जेल के लिए इनको भेज दिया गया 1908 में एंड ही वाज इम्प्रिजन्ड इन मांडले। अब जब ये वहां से वापस आते हैं इन 1914 तो अगेन ही कब वो भारत की पॉलिटिक्स में फिर से एंटर हो जाते हैं एंड अगेन ही गॉट एक्टिव है ना, ही बिकेम एक्टिव इन द इंडियन पॉलिटिक्स। पर यहाँ पे इन्होंने रेवोल्यूशनरी मेथड नहीं, बहुत कॉशियसली जो है ना अपनी एक्टिविटीज को डिजाइन करा। इसी दौरान आप देख रहे हो ना कि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, आपकी इंडियन पॉलिटिक्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ 1916 में, 1916 में क्या होता है, इनके द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट चलाया जाता है, इनके द्वारा एंड एनी बेसेंट के द्वारा। जो इनका होम रूल लीग मूवमेंट है वो है अप्रैल 1916 में, और जो एनी बेसेंट है इनका होम रूल लीग मूवमेंट है इट इज इन सितंबर 1916 में। ये भी याद रखना है आपने, ये है आपका एनी बेसेंट का, और जो आपके बीजी तिलक है इनका है आपका अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में, ठीक है, इनका होम रूल लीग मूवमेंट। अब ये पूछा जाता है आपको ना कि एक ही साल में इन्होंने जो लॉन्च करा हुआ है और क्या बोलते हैं कि इनकी डेट कब कब थी और कहाँ कहाँ पर, एरियाज कौन कौन से थे। जैसे आपका सेंट्रल प्रोविंस बॉम्बे के छोड़ करके महाराष्ट्र एंड देन
NPWF वाला रीजन जो था इनके अधीन था, बाकी रेस्ट ऑफ बॉम्बे को इंक्लूड करके रेस्ट ऑफ इंडिया में आपका एनी बेसेंट जो था यहाँ पे इनका इंक्लूडेड था। जो इनका होम रूल लीग मूवमेंट था वो काफी ऑर्गेनाइज था, इनका लूजली ऑर्गेनाइज था। यहाँ पे बहुत कम सी शाखाएं देखने को मिलती हैं, इधर आपको 200 से ज्यादा ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। रीजन वाज कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दे दिया जाए एंड बहुत सारी बातें इन्होंने इसमें रखी थी, ठीक है। तो ये था इनका होम रूल लीग मूवमेंट। अब इसी दौरान जब होम रूल लीग मूवमेंट इनके द्वारा लॉन्च किया गया, इस दौरान तो क्या होता है, यहाँ के जो विंस्टन हमने चेरोल की बात करी ना, ये इनके बारे में एक आर्टिकल लिखते हैं इंग्लैंड में, ठीक है। अब बैकग्राउंड आपको याद होना चाहिए, इनके द्वारा विंसेंट चिरोल के द्वारा इनके खिलाफ एक आर्टिकल लिखा जाता है एंड इन दिस आर्टिकल ही मेंशनड हिम एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। अब इस चीज को ऑब्जेक्ट करने के लिए कि भारत में देखे ना, इन्होंने क्या बोला, विंसेंट चिरोल बोलते हैं कि भारत में जितना भी मतलब अशांति फैली हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ द बाल गंगाधर तिलक। अब इसको चैलेंज करने के लिए ही वेंट टू इंग्लैंड और वहां पर जाकर के इनके ऊपर मानहानि का केस ठोक देते हैं और वहां पर बैठ करके ही वाज बेसिकली फाइटिंग दिस केस फॉर मोर देन 2 इयर्स एंड देन जब ही व्हेन ही केम बैक टू इंडिया इन 1920, तो इनकी तबीयत जो थी उस दौरान बिगड़ रही होती है एंड इनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी खत्म हो जाते हैं केसेस को लड़ते हुए। तो ही डाइड बेसिकली, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है 1920 में। अब ये था सारा, मतलब मैंने ना आपको बैकग्राउंड बता दिया कि वहां पर क्या हुआ। सो बेसिकली इनके द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया था, इसके खिलाफ विंसेंट चिरोल के द्वारा एक ऐसी, मतलब आप बोल सकते हो कि डेरोगेटरी स्टेटमेंट दी जाती है जिनके खिलाफ ये केस फाइल करते हैं, बट ही लूज द केस, बेसिकली ही लॉस्ट द केस। वहां पे जाकर के ये केस लड़ते हैं कुछ टाइम के लिए, बट वो हार जाते हैं। जब वापस आते हैं तो फिर भारत में इनकी इनकी डिटोरेटिंग हेल्थ की वजह से इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो ये था सारा, इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है हमने वो कवर कर लिए। नाउ वील मूव फॉरवर्ड। इसके बाद ये सबको पता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट ऑफ द स्वराज, इनके द्वारा ही स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। देखिए इनके द्वारा ही ये क्या दिया गया, स्लोगन दिया गया कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। कांग्रेस इन्होंने 1890 में ज्वाइन करी और इसी दौरान देखिए हमने पढ़ा था ना कि नेशनल अवेकनिंग के लिए इन्होंने काम करा, और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 1890 के दशक से भारत में, भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में ही वाज एक्टिव। और अब लोगों में ना बेसिकली एक जागृति लाने के लिए और सेंस ऑफ प्राइड जो है उसको अवेक करने के लिए इन्होंने क्या करा, हमने पढ़ा था शिवाजी फेस्टिवल और जो गणेश चतुर्थी है इनका, इन्होंने महाराष्ट्र में जो अभी आप सेलिब्रेट करते हो ना बहुत धूमधाम से, हम गणेश चतुर्थी को, तो इनके द्वारा वो पॉपुलराइज की गई थी। 1892 में क्या करते हैं आपके शिवाजी फेस्टिवल एंड 1893 में गणेश चतुर्थी को ये पॉपुलराइज करते हैं, ठीक है। गणेश चतुर्थी एंड द शिवाजी फेस्टिवल वाज पॉपुलराइज्ड बाय हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ही टुक अप द इशू ऑफ बुबोनिक प्लेग and the ill treatment by the authority through the inflammatory article in Kesari, जो कि मराठी में था, एंड मराठा मैंने अभी पढ़ लिया, ये है आपका इंग्लिश में। और ये भी हुआ था आपका 1907 में। यहाँ पर इनको 18 मंथ की सजा दी गई थी जब बिबोनिक प्लेग की हम बात करते हैं ना, और वहां पर क्या होता, महाराष्ट्र वाले रीजन में देयर वाज अ प्लेग, ठीक है। और प्लेग से बेसिकली क्या करते हैं कि यूरोपियन वर वेरी मच स्केप्टिकल अबाउट द प्लेग ना, बहुत ही काफी स्केप्टिकल भी बोल सकते हो आप, एंड दे वर वेरी कॉशियस अबाउट इट, क्योंकि यूरोप में पूरा तहलका मच गया था प्लेग की वजह से। तो भारत में भी उस दौरान क्योंकि कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट होने की ना वजह से इसको, मतलब ये था कि आप इसको कंटेन करिए। अब जिन एरिया में पुणे वाले रीजन में ये फैला हुआ था वहां पे काफी हार्श पनिशमेंट जो थी ना, और पनिशमेंट बोल सकते हो, साथ ही साथ मेजर्स जो थे वो गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए उठाए गए थे। यहाँ पे आपके 2 ऑफिसर्स आते हैं सर, एक का नाम था जो ऑफिसर थे आपके कर्नल रैंड, ठीक है, एंड कर्नल रैंड, ठीक है, कर्नल रैंड हो गए आपके, और दूसरे थे आपके आयर्स्ट, ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड आयर्स्ट, AYREST। तो ये 2 ऑफिसर्स थे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपने क्या करना है कि इस प्लेग को आपने कर्ब करना है, आपने कंट्रोल में लाना है इस एरिया में। तो इन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए काफी हार्श इन्होंने मेजर्स उठाए। इन्होंने घरों में जाकर के मतलब लोगों को पीटना, उनको घरों में बंद करना, इवन वुमेन्स को पीटना, बच्चों को। तो इस तरह की आतताई से पीपल वर वेरी मच अगेंस्ट देम, मतलब लोगों का क्रोध जो था इनके प्रति बहुत ज्यादा हो गया था। उसी दौरान हम क्या पढ़ते हैं कि रेवोल्यूशनरी फेज है। अब 2 रेवोल्यूशनरी आते हैं, चापेकर ब्रदर, हु किल्ड दीज पीपल्स, वो दोनों इनको मार देते हैं, है ना, इन 2 लोगों को मार देते हैं। एंड इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन इन इंडिया, ये आपने याद रखना है, फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन इन इंडिया। यहाँ पे इन 2 लोगों को मारा जाता है। अब यहाँ पर भी जो आपके बीजी तिलक हैं बेसिकली, वहां पे वो आर्टिकल लिखते हैं अपने केसरी में, ठीक है। इस दौरान इनको कितनी होती है, 18 मंथ की सजा हुई होती है, ठीक है। ही वाज बेसिकली 18 महीने की इनको सजा सुनाई जाती है जेल की। फिर बाद में 1908 में अगेन ही वाज जेल्ड फॉर लाइक 6 ईयर, ठीक है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके जो समर्थन में इन्होंने क्या लिखा था, चापेकर ब्रदर के द्वारा जो मर्डर किया गया, इसके समर्थन में इन्होंने आर्टिकल लिखा, नॉट इन अ समर्थन बट ही सेड, बेसिकली इन्होंने गीता का एक जो आपका
पहला चैप्टर है उसको कोट करा था, जहां पर ये बात आती है कि धर्मो रक्षिते रक्षा, कि एक टाइम आपका जब मतलब ऐसा आ जाता है ना कि जब सिचुएशन आपकी वर्स्ट हो जाती है, हाथ से निकल जाती है, तो उस दौरान आपको भी हथियार उठाने पड़ते हैं अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए। जब हद से बात बढ़ जाए तो जो आपके द्वारा उठाए गए जो आपके एक्सट्रीम मेजर्स भी हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं। तो ब्रिटिश का अत्याचार इतना हो चुका था कि ये जो लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो कहीं ना कहीं इट वाज जस्टिफाइड, है ना। और इन्होंने इस आर्टिकल में ये मेंशन करने की कोशिश करी जिस वजह से इनको दोषी पाते हुए इनको 18 महीने की सजा सुनाई गई। तो ये था सारा आपका बैकग्राउंड यहाँ पे। ये देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं इधर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके लाला लाजपत राय। तो तिलक बाद में देखिए वाज इम्प्रेस्ड बाय द रशियन रेवोल्यूशन, जहां पे अब आपकी इनकी जो बुक है ना वो याद रखनी है, द आर्कटिक होम इन वेदास एंड द श्रीमद भगवद गीता, गीता रहस्य के इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, गीता रहस्य एंड द आर्कटिक होम इन वेदास। ये आपको ना बार बार पूछे जाते हैं लिटरेचर। तो पहला पता है कि इन्होंने न्यूज़पेपर, देखिए अब ना, अब जैसे अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें बीजी तिलक का, तो ऑलमोस्ट कब बीजी तिलक की अगर हम बात करते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको क्या पता होना चाहिए अगर हम पूरे लेक्चर को या इस चीज को कंक्लूड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, ठीक है, ये पता हो गया आपको कि कांग्रेस के साथ हैं बट हैं ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ठीक है। पॉलिटिक्स में एंटर कब करते हैं? 1819 में, ठीक है। 1891 में एक बात आपने याद रखनी है कि जब एज ऑफ कंसेंट जैसा एक्ट आता है तो ही वाज बेसिकली अगेंस्ट इट। इन्होंने क्या बोला कि यू कैन नॉट इंटरवीन इनटू द इंडियंस बेसिकली कल्चर और इंडियन मेथड्स, इंडियन वे ऑफ लाइफ में। वहां पे ब्रिटिश ने क्या करा था, एज ऑफ कंसेंट की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर आपकी ऑलमोस्ट 14 ईयर कर दी गई थी गर्ल चाइल्ड की, जो शादी की एज थी, लिमिट थी, जो एज थी उसकी 14 ईयर तक, मतलब आपसे उससे कम नहीं कर सकते हो। इट वाज बेसिकली वैरिड इन अ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, बट 14 साल इतनी रखी गई थी। तो ही वाज अगेंस्ट इट कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, यहाँ पे जो कन्यादान की प्रथा है वो हिंदू रिवाज है, एंड देन हमारे आप वे ऑफ लाइफ में एंटर नहीं कर सकते हो। देन हमने पढ़ा कि 2 फेस्टिवल इनके द्वारा शुरू किए गए, कौन सा? गणेश चतुर्थी, गणेश फेस्टिवल एंड द शिवाजी फेस्टिवल, इनके द्वारा 1892 और 93 में इनके द्वारा गणेश एंड शिवाजी फेस्टिवल शुरू किए गए। क्यों? लोगों में टू बेसिकली स्टिमुलेट द सेंस ऑफ प्राइड, जहां पर ब्रिटिश के द्वारा क्या दिया जाता था कि इंडियन आर इनफीरियर टू बेसिकली ब्रिटिश एंड व्हाइट मैन बर्डन की तरह है। तो एक राष्ट्रवाद की भावना भी आई और अपने प्राचीन अपने जो जो आपका बेसिकली गर्व है, जो आपकी नेशनल प्राइड है, जो आपका हेरिटेज है, उसके ऊपर स्वाभिमान सिखाने की कोशिश करी इन्होंने। तो ट्राई टू बेसिकली स्टिमुलेट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल, ही स्टार्टेड दीज 2 मूवमेंट, ठीक है। अब तीसरी क्या बात आती है? नाउ विल बेसिकली स्टडी द कि बुक्स इनके द्वारा आर्कटिक होम ऑफ वेदास, एंड देन तीसरा क्या हो गया? गीता रहस्य, ठीक है। तो ये जो सारी इनसे बातें, चौथा क्या हो गया कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और पांचवा क्या हो गया कि ही बेसिकली सपोर्टेड द रेवोल्यूशनरी के लिए इन्होंने क्या करा, अपने जो न्यूज़पेपर हैं वहां पर इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद होम रूल लीग मूवमेंट लॉन्च करा, एंड देन ही बेसिकली डाइड इन 1920। तो ये हो गया आपका ओवरव्यू अबाउट द बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट वील मूव टुवर्ड्स द लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय आपके लाल बाल पाल के ट्रियो में से एक हैं। ही आल्सो बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन ऑफ द इंडियन सेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आपने बात याद रखनी है कि देखिए इनके द्वारा पॉपुलरली ही इज नोन एज द पंजाब केसरी एंड वन ऑफ द लाल बाल पाल ट्रियो, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कलकत्ता स्पेशल सेशन जो हुआ था 1920 में। अब ये स्पेशल सेशन जो था ये किस लिए बुलाया गया था? क्योंकि उस दौरान आपका क्या होना था, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है दैट वाज टू बी लॉन्च्ड, ठीक है। इसको लॉन्च करना था और इसके लॉन्च के लिए जो था आपका स्पेशल सेशन बुलाया गया था। ओरिजिनल जो सेशन हुआ था, जो यूजुअल सेशन हुआ था, दैट वाज इन नागपुर इन 1920। तो स्पेशल सेशन आपने याद रखना है व्हिच वाज हेडेड बाय द लाला लाजपत राय। और यहां पर आपने एक और बात याद रखनी है कि इट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्या हुआ था आपका, पहली बार किसी एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी थी, ठीक है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई जो कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर था उसने कांग्रेस के सेशन को प्रिजाइड करा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। 1920 में आपका जो स्पेशल सेशन हुआ। 1921 में आपका दूसरी तरफ हम बोलेंगे कि सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, एक नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इसकी स्थापना करी। लाजपत राय ट्रेवल टू यूएस इन 1917 में। उसके बाद ही लेड अ नॉन वायलेंट मार्च इन प्रोटेस्ट टू द साइमन कमीशन, brutally assaulted by the people and later succumbed to his injuries। अब जो आपका 1927 में क्या हुआ, आपका साइमन कमीशन आया, किसके आया था वो?
दैट वाज टू बेसिकली डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर ऑफ इंडिया। और इसका विरोध क्यों हुआ था भारत में? विरोध इसलिए हुआ था कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर की बात करने आया हुआ है और इसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो भारत में इसका विरोध होना जरूर एक जाहिर सी बात थी कि अगर भारत के लिए आप संविधान बना रहे हो और भारतीयों को ही इंक्लूड नहीं कर रहे हो, इसीलिए इसका प्रोटेस्ट हुआ। एंड ही वाज बेसिकली आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस प्रोटेस्ट, जहां पर लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी का बदला लेने के लिए और जो भी आतताइयां हुई थी, आपके भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनके द्वारा असेंबली हॉल में वन बम गिराया गया, फॉर विच दे वर बेसिकली कैप्चर्ड एंड देन दे वर हैंग्ड ऑन लेटर ऑन। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हुई। अब इनके द्वारा देखिए ये जो किन किन न्यूज़पेपर के एडिटर रहे हैं, तो ही अलॉन्ग विद फाउंडिंग आर्या गैजेट एज द एडिटर एंड ऑथर। तो आर्या गैजेट इसको इनकी स्थापना भी करी, इसके एडिटर भी रहे, संपादक भी रहे। बाकी इनकी जो ये बुक्स है ना, प्लीज रिमेंबर, इनको याद रखना कौन कौन सी हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन विच वॉज रिटन इन 1908, ठीक है। आर्य समाज 1915, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अ हिंदूज इंप्रेशन 1916 में, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया 1920 में इनके द्वारा लिखी गई। अनहैप्पी इंडिया, इवन बार बार ये एचएस के पेपर में भी आपको बहुत बार पूछी गई है, वो आते हैं मैच द फॉलोइंग में ना। तो अनहैप्पी इंडिया इज रिटन बाय हिम 1928। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया 1917 में इनके द्वारा लिखी गई। ऑटोबायोग्राफिकल, इन्होंने जो बायोग्राफीज लिखी है, नॉट द ऑटोबायोग्राफी, तो बायोग्राफी इन्होंने क्या क्या लिखी है, इन्होंने लिखी है मेजनी की, गैरिबाल्डी की, शिवाजी की एंड श्रीमुख की। और ये मेजनी और गैरिबाल्डी कौन है? आपके इटालियन है, द वन जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में काम करा, ठीक है। तो दीज आर द पीपल बेसिकली रेवोल्यूशनरी फ्रॉम इटली, और इनकी जीवनी भी इन्होंने लिखी है उनसे प्रभावित होकर के। तो ये सारा काम था। बाद में अगर हम देखेंगे तो ही वाज बेसिकली इलेक्टेड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि वर्किंग मूवमेंट के तरह हम पढ़ रहे हैं ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। तो इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, इट वाज बेसिकली लाला लाजपत राय। ये याद रखना है आपने, ठीक है। यही थे। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कि एफर्ट, ये क्या है? एफर्ट फॉर द रिफॉर्म ऑफ लेबर कंडीशन। अब लेबर कंडीशन वही बात करेंगे कि जब आपका इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, वहां पे लेबर्स होंगे, तो उनके वर्किंग कार के लिए, उनकी बेसिकली बेहतरी के लिए जो जो भी एफर्ट हुए, विल बी लाइक डिस्कसिंग देम। पहला आता है आपका 1870 में श्रीपद बनर्जी के द्वारा, जिन्होंने वर्किंग क्लब एंड न्यूज़पेपर आपका भारत श्रमजीवी चलाया। उसके बाद 1878 में सोराबजी शपूर जी बंगाली मेड एफर्ट टू गेट बिल पास इन द बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द लेबर, ठीक है। बॉम्बे की लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने बिल पास करने की कोशिश करी। फिर 1880 में आपके नारायण, आपके मेहगाजी लोखंडे आए। फिर 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे स्ट्राइक होती है, जो कि आपके बाल गंगाधर तिलक इनके द्वारा बोस्ट की गई थी। मतलब इनको ना, इन्हों देखिए, मैंने फिर से पहले मैं बात कर रहा हूँ ना कि बीजी तिलक जो है आपके ऑलवेज ही सपोर्टिंग दिस मूवमेंट, चाहे वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट वे हो, चाहे यहाँ पर वर्किंग क्लास की मूवमेंट हो। दैट्स व्हाई वी वर स्टडिंग हिम ना, हमने ऊपर इसलिए इनके बारे में पढ़ा कि ये इनकी एसोसिएशन इसके साथ भी है। आपके जो रेलवे वर्कर थे, आपके ग्रेट इंडियन पेनिसुलर, जो कि रेलवे स्ट्राइक हुई, तो वर्कर हु वर एंगेज्ड इन द रेलवे, उनकी स्ट्राइक में भी बेसिकली ही सपोर्टेड, इन्होंने क्या दिखाया? अपनी सहानुभूति दिखाई। 1921 में फॉर्मेशन 1920 में हुई है आपकी, ठीक है, आपने याद रखना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में होती है। लाला लाजपत राय वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं, इट वाज दीवान चमनलाल, प्लीज रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन। 1926 में ट्रेड यूनियन इंडिया एक्ट आता है, ये भी याद रखना। 1926 में पहली बार आपका ट्रेड यूनियन इंडिया एक्ट आता है, which was to organize the union as a legal association। जहां पे इससे पहले क्या है, अगर आप एसोसिएशन बनाते हो तो आप इलीगल हो, यू कैन बी बेसिकली जेल्ड फॉर दैट। नाउ इट बिकेम द लीगल, उसको लीगलाइज करने के लिए बात कही गई। फिर आपका एलोबरेटेड प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई प्रोसीजर दिया हो। सिक्योर द बोथ सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटी फॉर द ट्रेड यूनियन फॉर देयर लेजिटिमेट एक्शन। अगर वो एक्शन लेते हैं मजदूरों को काम के लिए, मजदूरों के उत्थान के लिए, तो उनके ऊपर क्रिमिनल और सिविल चार्जेस ना लगाए जाए, ठीक है। ये एक्ट जो था आपका 1926 में आता है। 1928 में आपकी बॉम्बे में कितनी 6 महीने लंबी स्ट्राइक होती है, जो कि टेक्सटाइल मिल में थी, विच वॉज लेड बाय द गिरनी कामगार यूनियन के द्वारा, which was led by the गिरनी कामगार यूनियन। 1921 में पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस आता है, जिसमें ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट भी था। अपॉइंटमेंट ऑफ द कोर्ट इंक्वायरी एंड द कंसल्टेशन बोर्ड कंपल्सरी, जिसमें क्या होता है कि आपका अगर कोई विवाद हो रहा है तो अपॉइंटमेंट ऑफ द, इसमें कोर्ट इंक्वायरी होगी, उसके बाद कंसल्टेशन ऑफ द बोर्ड जो था वो कंपल्सरी हो गया। मेड स्ट्राइक ऑन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लाइक रेलवे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट इलीगल। अब इस दौरान क्या किया गया कि आपकी जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस थी ना, अगर इनके ऊपर आप हड़ताल करते हो, फॉर एग्जांपल रेलवेज के ऊपर, वाटर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इलीगल,
ठीक है, और ये कब हुआ आपका? इन 1929 में। देन इन 1929 में आपका मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस है, जहां पर आपके बहुत सारे वर्कर्स भी इन्वॉल्व थे, ठीक है, 31 वर्कर्स जो थे आपके लेबर थे, दे वर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस। फिर आता है 1921, जहां पे आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, विभाजित हो जाती है, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना होती है अंडर द लीडरशिप लाइक एन.एम. जोशी, ठीक है। उसके बाद 1937 में ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 1937 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसको करती है सपोर्ट? कांग्रेस को सपोर्ट करती है, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती है, बिकॉज जो आपके कांग्रेस मिनिस्ट्री थी वो क्या कर रहे थे? सिंपैथेटिक टू द कॉज ऑफ वर्कर्स, कि कहीं ना कहीं वर्कर्स के साथ दे वर कीपिंग द सिंपैथीज। उसके बाद आता है आपका 1938 से 45 के बीच में वर्कर जॉइन द वर्ल्ड वॉर 2 एंड देन डिसएसोसिएट फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये था आपका सारा वर्कर मूवमेंट एंड देन द एक्ट विच वाज इंट्रोड्यूस विद दिस। तो हमने इस दौरान इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा आपका? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग इसके साथ इंगेज हैं, जिन्होंने वर्कर्स के लिए काम करा, पहले तो हमने ये देखा कि देखिए इंडस्ट्रीज अगर आपकी डेवलप हो रही, मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया। अभी मैं फिर से ना जो लेक्चर का ओवरव्यू है वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट वी डिड, वर्कर मूवमेंट की बात हो रही है, और मोस्टली द पीपल हु आर इंगेज इन इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज ही आपकी भारत में बहुत लेट डेवलप होती हैं, जो कि आपकी मॉडर्न इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ब्रिटिश तर्ज के ऊपर और यूरोपियन तर्ज के ऊपर जो इंडस्ट्रीज हैं बहुत लेट डेवलप होती है इंडिया में। अब इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई तो वी आर बीइंग रूल्ड बाय द फॉरेन रूलर, है ना, तो वो व्हाई वुड दे बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द इंडियन पीपल? तो अगर मैं कोई इंडस्ट्री लगाता हूँ, वहां पे ना मेरे वर्किंग आवर रेगुलेटेड होंगे, ना ही मेरे कुछ भी रेगुलेटेड नहीं होगा, देयर विल बी नो रेगुलेशन। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से मजदूर की प्रताड़ना कर सकते हो, उसको प्रताड़ित कर सकते हो, एंड दिस वाज द रियलिटी इन ब्रिटेन। तभी वहां पे जो कम्युनिज्म की जो विचारधारा है वो पनपती है। कार्ल मार्क्स जैसे लोग, द वन हु वर लिविंग देयर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मोमेंट, तो वहां पे वो कम्युनिज्म आपका पनपता है, बिकॉज जो वर्किंग की कंडीशन थी दैट वाज वे टू मच इमेंस, वे टू मच पुअर। तो वहां के उनके अपने देश में ऐसी हालत थी, तो भारत में तो सोचे जो कि बेसिकली अंडर द फॉरेन रूल के था, तो वहां पे तो वर्कर के खिलाफ क्या ही सिंपैथी रखेंगे। इसीलिए उनकी कंडीशन बहुत बुरी है, दयनीय है। फिर आपकी फैक्ट्री अधिनियम आते हैं, फैक्ट्री अधिनियम में कुछ एक रेगुलेट करने की चीजें की कोशिश की जाती है। जब वर्कर उनसे सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर आप देखते हैं कि फॉर्मेशन, धीरे धीरे वर्कर फॉर्मेशन होती है, वर्कर यूनियंस बनती हैं। पहले वो इलीगल्स हैं, 1920s के बाद 26 के बाद उनको लीगल किया जाता है। एंड फिर हमने पढ़ा कि जो पर्सनैलिटीज हैं, जो पीपल हैं इसके साथ एसोसिएटेड, लाला लाजपत राय हो गए, बीजी तिलक हो गए, एंड ऑल द अदर पीपल पर्सनैलिटीज जिन्होंने वर्कर्स के लिए काम करा, और धीरे 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 ये मूवमेंट आगे बढ़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।